देख भाई, लास्ट ईयर 720 आउट ऑफ 720 आए थे 17 बच्चों के। मे बी 715 या 710 से ऊपर तो 150 प्लस बच्चे थे। तो अभी अगर टॉपर का ही ऐसा हाल है तो अंदाजा लगा ले तेरा क्या हाल है ये पूरा प्रिपरेशन जर्नी में। इस साल अगर ऐसा ट्रेंड चलता रहा तो इसके बीच में भी 715 या 710 700 के अंदर अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। एनटीए का तो भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नीट का ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है। अभी इन सब हालातों में अगर टॉपर्स का ऐसा हाल है और हम लोगों का भी ऐसा हाल है तो सिलेक्शन कैसे करवाना है, ये तो बहुत टफ मामला है। इस चीज़ पे डिस्कशन करना अभी इस टाइम पे, क्योंकि नीट के अभी बच्चे हैं 28 दिन में भी, 5 मई को नीट है। इन सब चीज़ों पे डिस्कस करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम में कोई भी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है और वही गलती तुम्हें ड्रॉप देने का लूप में फंसाएगा। तुम्हें बीच में समझ में ही नहीं आएगा कि ड्रॉप पे ड्रॉप कैसे जा रहे हैं और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और वहीं कोई बच्चा कुछ तो अलग कर रहा होगा जिसका फर्स्ट चांस में मे बी या सेकंड चांस में उसके अंदर ही अंदर उसका सिलेक्शन हो रहा है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिन सब चीज़ों के लिए मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई मेरा तो 250 आउट ऑफ 720 आया था, जैसा मैंने तुमको बताया। मेरा स्टोरी का वक्त अभी नहीं है, तो उन सब गलतियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो मेरे जैसे बच्चे करते, जो मेरे टॉपर दोस्त नहीं करते थे, जो अभी एम्स या जिपमर में पढ़ते हैं। तो ऐसे वक्त में कोई भी गलती तुम्हें सालों तक पीछे कर देगी और ऐसे तुम वहीं ड्रॉप देने के लूप में फंस जाओगे। ड्रॉप पे ड्रॉप जाते जाएंगे और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन। और वहीं कोई दूसरा बच्चा जो कुछ तो अलग कर रहा होगा तुमसे, जिसका 1 या 2 चांस में ही सिलेक्शन हो रहा है। देख, मेरा खुद का तो नीट क्रैक नहीं हुआ था जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन मुझे वो सब गलतियों के बारे में पता चला जो मैं करता था। और आज इस वीडियो में हम वही कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमनली लाखों बच्चे करते हैं मेरे जैसे, जिनका सिलेक्शन नहीं होता। और वो सब डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कुछ और बच्चे करते हैं, जो जिनको हम सो कॉल्ड टॉपर बोलते हैं, जो एम्स जिपमर में नीट क्रैक होता है जिनका। उन सब मिस्टेक्स के बारे में बात करना है जो नहीं करना। सो हाय, मेरा नाम है स्वर्ण आयु, वेलकम टू बायोलॉग। और मैं आइजर मोहाली में 3rd ईयर बायोलॉजी मेजर्स हूँ, पर मेरा नीट नहीं निकला था। 250 मार्क्स आए थे। वही मिस्टेक्स करके जो ना करके मेरे कुछ दोस्तों के एम्स, जिपमर और बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हो गया। तो आज इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चे इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि नीट में अभी बच्चे हैं बहुत कम दिन। और वीडियो के एंड में एक सरप्राइज रहेगा सबके लिए जो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके लिए पूरे वीडियो में बने रहना। सबसे पहले तो नीट इतना बड़ा रेस है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स के टोटल 2 क्लासेस के पूरी पढ़ाई सिलेबस खत्म करते करते ही जान निकल जाता है भाई। अभी नीट प्रिपरेशन का ब्रह्मास्त्र तो एनसीईआरटी है। सब कहते रहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ता है। पढ़ते तो एनसीईआरटी लाखों बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्ट तो कुछ ही बच्चे हो पाते हैं। तो ऐसी कौन सी डिफरेंसेस रहे होंगे जो वो करते हैं जो हम नहीं करते हैं। एनसीईआरटी को बेसिकली ना स्मार्टली पढ़ना पड़ता है, समझ के, उसके अंदर से। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी नॉर्मल लाइन बाय लाइन पढ़ते रहे, उससे कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली पूरे एनसीईआरटी में सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में से कंटेंट से लेके हर एक डायग्राम, हर एक थियोरी जो भी लिखा हुआ है, उससे कवर पेज तक, मैं ऐसा ही बोलता हूँ भाई, सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर्स के पहले प्रीफेस रहता है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उनमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो फिर इस वक्त एनसीईआरटी को अगर पढ़ना है तो पूरा वैसे करके ही पढ़ना है, नहीं तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। और वैसे लाइन बाय लाइन नॉर्मली पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा कि एनसीईआरटी स्मार्टली कैसे पढ़ते हैं। अभी मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पे विश्वास खो देते हैं और धीरे धीरे दूसरे मटेरियल से भी पढ़ने लग जाते हैं। अब दूसरे मटेरियल से पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी इससे थोड़ा थोड़ा साइडलाइन होने लगता है और इस बीच क्या होता है, प्रिपरेशन का बैंड बज जाता है। फिर अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होता, वही स्ट्रेस, वही डिप्रेशन। कुछ बच्चे तो भाई लास्ट मिनट में आके ये कहाँ से पढूं, वो कहाँ से पढूं, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ऐसा सोच के यूट्यूब से सबका लेक्चर्स देखने लग जाते हैं एक साथ। इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के खिचड़ी पक जाता है उसका। अल्टीमेटली फिर से बैंड बज जाता है प्रिपरेशन का। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में मेरा सजेशन है कि कोई भी एक टीचर के लेक्चर
लेक्चर्स और एनसीईआरटी पे पूरा विश्वास रखो और धीरे धीरे करके अपना सिलेबस खत्म कर लो। इससे 90% चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। और एनसीईआरटी जैसा मैंने पढ़ने के लिए बोला, स्मार्टली पढ़ना। देख भाई, नेक्स्ट चीज है, हम सब चाहते हैं कि थोड़ा कम मेहनत करके, थोड़ा कम पढ़ाई करके ही अपना मुकाम हासिल कर ले। बीच में क्या होता है, नीट जैसे लॉन्ग रेसेस में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आता और इसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ करना पड़ता है। बीच बीच में क्या होता है, टेस्ट्स वगैरह आ जाते हैं। पहले के 6 महीने तो बहुत अच्छे चलते हैं प्रिपरेशन के, लेकिन बीच में क्या होता है, प्रिपरेशन करते करते जो टेस्ट हम देने लगते हैं, जब हम डीपीपीस करने लगते हैं, तब खुद का विश्वास थोड़ा डाउन होने लगता है। क्योंकि देख, नेक्स्ट दिक्कत जो है वो है इजीली डिप्रेस्ड हो जाना और आसानी से छोड़ देना चीजों को। हम सब भी चाहते हैं कि बहुत कम मेहनत करके या कम पढ़ाई करके अपना मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन नीट जैसे लंबे रेस के लिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम नहीं आता। ये मेंटालिटी बिल्कुल ही गलत। 11 से शुरू करके प्रिपरेशन करते करते पहले 1-2 महीने तो बहुत मजा आता है, सही से मार्क्स आते हैं, सारे क्वेश्चंस होते रहते हैं। लेकिन जब 11 खत्म होने आता है, 12 स्टार्ट होता है, या फिर 12 के स्टार्ट में जब सब कुछ एक साथ मिलने लगता है नीट का, तब धीरे धीरे सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट देने के बाद, डीपीपी सॉल्व करने के बाद, थोड़ा थोड़ा करके हर एक में हमारा मोरल डाउन होने लगता है और हम मोटिवेशन खोते रहते हैं। इसी सब के बीच नंबर्स देख के, खुद का परफॉर्मेंस देख के सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं और इंसान टूटने लगता है। अब देख, अपने जर्नी में मैं तो टूट गया था, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा कि तुम लोग ना टूटो, क्योंकि वो सभी मिस्टेक्स जो मैंने किए थे वो तुमसे रिपीट ना हो। यही इस वीडियो का मेन मकसद है। देख, एक चीज सोचते रहना है कि जो भी हो रहा है हमारे साथ, जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ नॉर्मल कुछ दिन की ही बात है। बाद में मेरा मेन एग्जाम नीट ही है, वही नॉर्मली सोचते रहना है। जो करना है सही करना है, नीट के अंदर अंदर करना है। उसी एक दिन पे डिपेंड करेगा, 5 मई पे डिपेंड करेगा कि हम अल्टीमेटली डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बाकी ये सारे टेस्ट जो हम दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनमें जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, उन सब चीजों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देना है। इन सब हालातों में अपना हौसला बुलंद रखना है और खुद पे विश्वास नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, अगर इन सब टाइम में डिप्रेस्ड होते रहोगे, सेल्फ डाउट्स आते रहेंगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। ये लास्ट के कुछ दिन ही हैं जिसमें स्मार्टली पढ़ के कोई बच्चा सिलेक्शन ला देगा और कोई बच्चा डिप्रेशन के अंधेरे में घुस के अपना प्रिपरेशन और सिलेक्शन की वाट लगा देगा। इसलिए इस टाइम पे मेरा सजेशन है, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जहां भी गलतियां हो रही है, उन सब चीजों को गलती जैसे मत देखो, उन सब चीजों को एक साइड लाइन करके मत रखो, आइसोलेट मत कर दो, एनालाइज करो, उसको फिक्स करो और अल्टीमेटली अपना काम करते जाओ। फल का आशा मत करो, सब कुछ सही रहेगा नीट के दिन। मेरे को एक चीज कॉमेंट करके बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सोने से या अच्छी नींद लेने से टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि मैं भी वैसा ही इंसान हूँ, लेकिन ये मेंटालिटी बहुत खतरनाक है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने स्लीप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि देखो, पूरे नीट के जर्नी में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो अल्टीमेटली याद रखने का खेल है। क्योंकि है ही ऐसा, अगर हम दिन का 7-8 घंटे मिनिमम अच्छा नींद नहीं लेंगे और अपना स्लीप शेड्यूल का वाट लगा देंगे, तो फिर अल्टीमेटली नीट के दिन हम धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट नहीं करेगा सही से और अल्टीमेटली फिर से प्रिपरेशन और नीट सिलेक्शन का लग जाएगा। इसलिए ऐसा मत सोचो कि अच्छे से सोने से, नीट के पहले तो सोना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के पहले दिन रात को अच्छे से सोना, अगले दिन फ्रेश होके एग्जाम देने जाना। क्योंकि अगर वैसा नहीं किए तो एग्जाम देते देते भाई नींद आ जाएगा और सब खत्म फिर से, ठीक है? तो कुछ भी याद नहीं आएगा, ब्रेन पूरा हैंग हो जाएगा। वैसा बिल्कुल होने नहीं देना है। पहले दिन रिवाइज करके अल्टीमेटली कुछ याद रहने नहीं वाला। जो भी तुमने याद किया है पिछले 2 साल से, उन सब चीजों को ही धीरे धीरे कंसेंट्रेट करके करते जाना है और उस दिन बहुत अच्छा रेस्ट लेके सही से खा पी के नीट देने जाना है। अल्टीमेटली वही मायने रखता है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि सोना टाइम वेस्ट है। एटलीस्ट रील स्क्रोलिंग से तो बहुत ज्यादा बेहतर है, उससे तो दिमाग भी खत्म हो जाता है। स्क्रोलिंग के बारे में बताते बताते याद आया एक चीज। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये बोलते हैं कि भैया रिफ्रेश होना है, थोड़ा फ्रेश होना है, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ क्या करते हो अगर रिफ्रेश होना है? भाई रील स्क्रॉल करता हूँ। अरे उससे दिमाग का फालूदा बन जाता है अल्टीमेटली। देख, रील स्क्रॉल करने से या वीडियोस देखते जाने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है इस टाइम पे। वैसा करेगा तो अल्टीमेटली जो पढ़ा है वो भी धीरे धीरे भूलने लगेगा और इससे सब कुछ खत्म फिर से। तो मतलब रील स्क्रॉलिंग अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? अगर रिफ्रेश होना ही है तो थोड़ा टहल लो, ध्यान लगा लो, थोड़ा काम कर लो,
खुद का, या कुछ देर नैप ले लो, एक पावर नैप होता है ना, कुछ देर के लिए सो जाओ, वो भी तुम्हारे दिमाग को शट डाउन करेगा और थोड़ा थोड़ा एनर्जी बचाएगा बाकी का पढ़ने के लिए। लेकिन स्क्रोलिंग करना या कुछ और करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मोटिवेशन बहुत ज्यादा टेम्पररी होता है और अल्टीमेटली परमानेंट डिसिप्लिन ही होता है। तो नॉर्मली हम ऐसे सोचते हैं ना कि कल सुबह से 7-8 घंटे एक साथ पढ़ेंगे या 10-12 घंटे पढ़ेंगे भाई मन लगा के। वो मोटिवेशन जो है ना, वो अल्टीमेटली 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाता है, फिर से टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, डिसिप्लिन्ड होता है, वो जो अपने माइंड को ट्रेन करते रहता है कि मेरे को क्यों पढ़ना है, पढ़ने से क्या क्या होता है, इन सब चीजों का आंसर जिसके पास रहता है, वो बच्चा अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में अपना नीट निकाल पाता है। अब देखो ओवरऑल नीट का सफर इतना लंबा है कि कब ये हिंदी का सफर से अंग्रेजी का सफर बन जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे सिचुएशंस में मेरा मानना है कि हर दिन का पढ़ाई धीरे धीरे करते रहना और हर दिन के जो टास्क है, डीपीपीज है, क्वेश्चंस है, वो हर दिन उसका जो चैप्टर पढ़ाया गया है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है किसी भी सब्जेक्ट का, वो उसी दिन करते रहना। क्योंकि ये ओवरऑल 2 साल का जो रेस है ना, इस रेस में निकलते तो है 100% बच्चे, फिर 70% 11th के एंड में और आखिरी तक आते आते 10% ही बच्चे बचते हैं जो नीट देने तक कंसिस्टेंटली सब कुछ एक साथ करते रहते हैं। और ये जो गलतफहमी तूने पाल रखा है ना कि बाद में करेंगे, कल करने से हो जाएगा, आज नहीं करेंगे तो क्या ही होगा, कल थोड़ा पढ़ लेंगे इससे ज्यादा, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, भाई ये अगर तू करता रहेगा ना, ये बीमारी अगर तेरे मेंटेलिटी में रहेगा तो अगले 2-3 ड्रॉप्स क्या भाई, अगले 100 साल तक तेरा नीट निकलने नहीं वाला। और भाई इन सब के बीच में जब तू गिरते पड़ते अपना प्रिपरेशन करते रहता है, यूट्यूब में कुछ लोग वीडियोस छोड़ देंगे कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। अब वो लोगों का नियत तो सही है, तुम लोगों को इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के बारे में वो लोग बता रहे हैं, लेकिन बीच में हम तो कामचोर है, हम क्या सोचेंगे कि भाई ये चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, यही सिर्फ वैसे चैप्टर्स हैं जो अल्टीमेटली एग्जाम में आएंगे और बाकी चैप्टर्स सब बेफालतू के दिए गए हैं। नहीं भाई, उनका मकसद वो नहीं है, उनका मकसद ये है कि तुम हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को जानो और उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर्स को छोड़ देना है। और हम सुनेंगे कहाँ भाई, हमको तो सीधा सीधा 2 दिन में नीट निकालना है, तो इसके लिए हम वो चैप्टर्स देख के जल्दी जल्दी चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता कभी भी। तो अल्टीमेटली हम तो निकम्मे हैं, हम वीडियोस वाले चैप्टर ही सिर्फ करके जाएंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हम नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, वीडियोस जैसे ही मार्क्स आ जाएंगे 200 से भी कम। अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं ना, और इस टाइम में हम धीरे धीरे करके भूलने लगते हैं चीजें, हमारे दिमाग में और थॉट्स आते रहते हैं, डिप्रेशन वगैरह होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा नींद आ जाता है, उससे तो टाइम वेस्ट होता ही है, सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, जिससे अल्टीमेटली बहुत ज्यादा मोरल डाउन होता है और अल्टीमेटली हमारा टाइम वेस्ट होता है। जिस टाइम पे हमको रिविजन्स पे ध्यान देना चाहिए, जिस टाइम पे हमको मन लगा के पढ़ना चाहिए, उस टाइम पे हम डिप्रेस्ड होने लगते हैं और अल्टीमेटली हमारा मुकाम हासिल नहीं हो। तो इस वक्त मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने काम पे फोकस करो, अपना क्वेश्चंस और अपने टास्क पे फोकस करो और अल्टीमेटली डिप्रेस्ड मत हो। अगर डिप्रेशन या कुछ और थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारा सेल्फ डाउट हो रहा है, तो भाई ध्यान लगा लो, मम्मी पापा से बात कर लो, कहीं से टहल के आओ। ऑब्वियसली रील स्क्रॉल मत करना रिफ्रेश होने के नाम पे, और नहीं तो छोटा मोटा पावर लैप ले लेना, जैसे मैंने पहले बताया, मन फ्रेश हो जाएगा अल्टीमेटली और फिर से काम करने का मोटिवेशन आ जाएगा। उससे कुछ और करोगे तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने खुद बहुत सारा नर्व फेल करके अपना सिलेक्शन का खिचड़ी बना दिया था अपने टाइम पे, लेकिन अभी इन सब गलतियों के बारे में मेरे को जब पता चल गया है तो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा मिस्टेक और सबसे बड़ा डिफरेंस जो अल्टीमेटली कुछ बच्चे जिसके लिए एम्स में चले जाते हैं और कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, जैसे मेरा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना। लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर बहुत सारा थियरीज पढ़ने लगेंगे, बहुत सारा लेक्चर्स देखने लगेंगे एक साथ यूट्यूब में या कहीं से भी, अभी तो ऑनलाइन का बहुत, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन बहुत चल रहा है, लोग अगर सोचेंगे कि हम सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो भाई मैं बता रहा हूँ नहीं होता है इससे। ऐसे वक्त में मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन के सामने आके बैठो भाई, टाइम पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करो। और इस टाइम पे तो बहुत कम टाइम बचा है जैसे नीट से, अभी तो क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच करो, अभी पूरा थियरी भी रिवाइज मत करो, क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन में जो थियरी दिया हुआ है
वो थियोरी जाके पढ़ो अगर तुम्हारा नहीं निकल रहा है, और इसके बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है उसके बारे में भी अब आगे बात करते हैं। देखो मेरे हिसाब से मिस्टेक्स तो मे बी 2 या 3 टाइप के ही होते हैं। पहला वाला जो होता है वो है कि जो हम ऐसे भूल गए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं याद है हमको, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मैं उस चीज को बोलता हूँ। और दूसरा ऐसा है कि जो फैक्चुअल मिस्टेक है, कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मेटलर्जी में, पीडीएफ ब्लॉक में, बायोलॉजी में, कहीं भी जहां हम फैक्ट भूल गए, वो सारे मिस्टेक्स। तो ऐसे दो या 3 टाइप के ही मिस्टेक्स होते हैं नॉर्मली, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। और फिर इन चीज को एनालाइज करना है कि वो मिस्टेक क्या था। 3 घंटा अगर तुम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके बाद का 3 घंटा तुम्हारा जाना चाहिए उस क्वेश्चन को एनालाइज करने में। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, टेस्ट दिया, मार्क्स गंदे आए, हम उसको फेंक के रख दिए पास में। वो करना नहीं है। वो अगर करोगे तो वही डिफरेंस बनेगा ना तुम में और जो बच्चा नीट सिलेक्शन निकाल पाएगा उसमें। और भाई कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं होता, पीवाईक्यू तो एक बार एग्जाम में आ गया है और बार बार क्यों ही आएगा। भाई एनटीए है, कुछ भी कर सकता है। तो फिर पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा, ये हाई यील्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। हर एक साल का पीवाईक्यू बार बार करो, उसको एनालाइज करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ऐसा मत सोचना कि पीवाईक्यू एक बार आ गया है तो बार बार नहीं आएगा। भाई कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पीवाईक्यूज दे सकते हैं, उस चीज को इंपॉर्टेंस देना है और उस चीज को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखो बहुत सारे मिस्टेक्स बता दिया, और भी मिस्टेक्स शायद है, जो कुछ पर्सनल मिस्टेक्स हैं जो हम करते रहते हैं, उन सब चीज़ों को मत करना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने बताया, जो मैंने खुद किया था, जो मेरे दोस्तों ने नहीं किया, मैंने उनसे देख के सीखा बाद में। तो मैं वही बोलूँगा कि इस वक्त में अपने में विश्वास मत छोड़ना, अपना हौसला मत खोना, ऐसा कुछ मत करना जिससे लगे बाद में रिग्रेट हो, जिससे लगे कि अगर नहीं करा होता तो शायद मेरा नीट निकल जाता। ऐसा ना हो, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। और नर्वस मत होना। टीचर्स, पेरेंट्स, अपने से बड़े जो भी बोल रहे हैं उनका थोड़ा सुनना इस वक्त, क्योंकि वो भले ही नीट क्रैक नहीं किए हो या कुछ ने तो कर रखा है, फिर भी उनसे सुनने से थोड़ा तो अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस्ड है ना। तो उनसे सुनना और कंसंट्रेट करके एग्जाम देना। अल्टीमेटली एग्जाम के दिन सही से खा पी के, नींद लेके, जैसा मैंने बताया, एग्जाम देने जाना। और जाने के बाद एग्जाम हॉल में बैठ के इधर उधर देखने मत लग जाना भाई, प्लीज। इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैंने खुद बहुत टाइम वेस्ट किया है। कोई बच्चा एग्जाम देते देते शायद चल रहा है, उठ गया है, तो वो सब हम देखने लग जाते हैं आस पास। भाई बहुत तो किए है ऐसा, तो वो सब चीज़ों को मत करना। इससे तो अल्टीमेटली एग्जाम खत्म ही हो जाएगा। और अपना सब्जेक्ट के बेसिस पे जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे अरेंज कर लेना। ये सब नॉर्मल बातें हैं जो हर एक टीचर शेयर करता है, तो टीचर्स का सुनना, ताकि तुम एग्जाम में जाके अपना स्ट्रेटेजी रेडी है कि कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, फिजिक्स से स्टार्ट करना है कि बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। और एक सवाल पे टाइम वेस्ट मत करते रहना, दूसरे सवाल पे धीरे धीरे जाते रहना। और क्या ही बताऊं भाई, मतलब ये तो सारे बातें टीचर्स शेयर करते हैं, उनका देखना। और इस वक्त सबसे मोटिवेशन लेने के लिए वीडियोस पे वीडियोस मत देखते रहना भाई। मोटिवेशन से अल्टीमेटली सिलेक्शन होने नहीं वाला। नीट सिलेक्शन होने वाला है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से और क्वेश्चंस लगाने से। तो एनसीईआरटी स्मार्टली पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ, इससे हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। फिर देखो, ये सब कुछ तुमने किया, कोई भी रिग्रेट नहीं है। इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा कि मेरे जैसे बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं वो और क्या क्या कर सकते हैं। अगर और दूसरे बच्चे भी जिनका नीट नहीं निकला है या इंजीनियरिंग भी नहीं निकला है, वो अल्टीमेटली लाइफ में कितनी बड़े काम कर सकते हैं और क्या क्या अलग अलग पाथवेज हैं जिसमें जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, इंडिया में और बाहर भी, अब्रॉड रिसर्च के लिए। उस चीज़ पे बात करेंगे अपने अगले वीडियोस पे। और अभी जो सरप्राइज के बारे में मैं बात कर रहा था शुरू में, वो एक्चुअली ऐसा है कि मेरे जो दोस्त हैं जो एम्स में पढ़ रहे हैं, जिपमार में पढ़ रहे हैं, उन्होंने मेरे से बोला है कि भाई नीट तो आ रहा है, अभी बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली प्रिपरेशन देख के सबको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, सबको लग रहा है कि सिलेक्शन हो सबका, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थोड़ा पढ़ के, थोड़ा कंसिस्टेंट रह के, डिसिप्लिन्ड होके पढ़ने से ही अल्टीमेटली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अपने फैमिली का, अपने जनरेशन का कोई ना कोई तो पहला डॉक्टर बन सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो मेरे वीडियोस में आके शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, अपना मिस्टेक्स, और वो जो चीज़ें किए थे
जिससे उनका एम्स में सिलेक्शन हो गया। तो ऑब्वियसली फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि तुम ऐसे सीरीज टाइप चाहते हो कि नहीं, जिसमें मेरे दोस्त जो नीट क्रैक किए हैं वो आएंगे और तुमको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्मार्टली पढ़ो, हौसला मत खोना। चलो, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बाय।